नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं संजय श्रीवास्तव जी। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में विधायक रहे हैं और बीजेपी की जो कैंपेन कमेटी है उसके सह संयोजक है उत्तराखंड में। चौहान जी, आपका स्वागत है साधना में। धन्यवाद राजीव। चौहान जी, क्या आपको लगता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ, आज कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियां मिलकर उत्तराखंड वासियों को मूर्ख बना रही हैं? 7 साल आपने राज किया, 7 साल कांग्रेस को राज करते हो गया, लेकिन परिणाम जहां का है वहीं पे है। यदि मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग ना करूं और इस अति गंभीर विषय पर ईमानदारी से अपनी बात कहूं, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो बुनियादी अवधारणा थी उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य हुआ नहीं। मैं कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन या जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स स्टेट के अंदर रही एक सामूहिक टिप्पणी कर रहा हूं और उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि छुटमुट काम, पुराने ढर्रे पे चलने वाले काम, केवल उसी को ही आगे बढ़ाने का काम किया गया। उत्तराखंड राज्य इन उद्देश्यों से नहीं बना था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण था इसलिए किया गया था कि जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके यहाँ पे जो एरिया स्पेसिफिक नियोजन, वाटर सेड स्पेसिफिक नियोजन, हम बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग के स्तर पर जाएंगे। हम इस बात को आगे सुन सकते हैं, लेकिन जिस दल ने राज्य बनाया और जिन संशोधनों के साथ राज्य विधेयक आया था जिनमें लूप होल्स थे, आप उन्हीं के पाले में खड़े हैं चौहान जी आज। नहीं, देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से, यद्यपि चुनावी समय है, निश्चित रूप से मुझे मजबूती से पार्टी की लाइन को टो करते हुए उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जैसा मेरा स्वभाव है, मैं निश्चित रूप से इस गंभीर सवाल को केवल फलाना दल बनाम फलाना दल के बहस में नहीं डालना चाहता। मैं आपके इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से इस रूप में सदुपयोग करना चाहूँगा कि ये जो तमाम सारे जनप्रतिनिधि, सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को मैं कह रहा हूँ, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, क्योंकि एक अवधि में मैं भी उत्तराखंड की विधानसभा में भी निर्वाचित प्रतिनिधि रहा हूँ, अंतरिम विधानसभा में भी विधायक रहा हूँ। तो जो एक, जिसे मैंने कहा, एक बुनियादी नियोजन, एक सोच कि जैसा अभी तमाम सारी चर्चाएं हमेशा होती है, एक सबसे बड़ा सवाल जिसके ऊपर चर्चा होती है कि पलायन कैसे रुकें। तो पलायन केवल इससे तो रुकेगा नहीं, फलानी सरकार बदल दीजिए, उसको बदल दीजिए। मैंने कहा अभी ये फ्लो ऑफ पॉपुलेशन है फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स। रिवर्स फ्लो ऑफ पॉपुलेशन कैसे शुरू? भले ही कहावत है कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली में सरसों नहीं उगाई जा सकती, लेकिन शुरुआत तो हो कि फलाने जिले में 200 लोगों ने, फलाने जिले में 1000 लोगों ने, फलाने जिले में 500 लोगों ने मैदानों से, तराई से वापस जाकर के पहाड़ों की तरफ रुख किया। उस दिन आपको लगेगा कि उत्तराखंड राज्य बनने का जो एक बुनियादी मकसद था उसकी तरफ हमने एक कदम बढ़ाया। किस पलायन की आप बात कर रहे हैं? उस पलायन की, बेरोजगारों के पलायन की, या उस पलायन की जो नेता लोग पलायन कर रहे हैं? पहाड़ के नेता आज आके मैदान में नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, पहाड़ का सुध नहीं ले रहे हैं। आप किस पलायन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये भी अपने आप में गंभीर प्रश्न है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पहाड़ों के अंदर उनके निर्वाचन क्षेत्र होते हुए भी वो उन पहाड़ों के अंदर कैंप नहीं कर रहे हैं, वहां पर निवास नहीं है उनका। तो ये भी एक रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कहीं आने जाने में कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि लोग अपने तरक्की के लिए देश के दूसरे कोनों में नहीं जा सकते, लेकिन उत्तराखंड में जिस माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस पलायन की हम बात कर रहे हैं, उसे मैं फोर्स्ड माइग्रेशन कहूंगा, उसे मैं मजबूरी बस माइग्रेशन कहूंगा। वहां पे रोजी रोटी का जरिया नहीं है, वहां एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, वहां हेल्थ केयर नहीं है, वहां प्रॉपर एजुकेशन का नहीं है, वहां तमाम सारे जो आधुनिक जनजीवन के लिए जिन सुविधाओं का, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है वो नहीं है। लिहाजा जो है वहां का नौजवान मजबूर होकर के रोजी रोटी के लिए महानगरों की धूल फांकने के लिए मजबूर है। तो इसलिए मैंने कहा उस पलायन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की हकीकत तो यह है, जीत तो वही रहे चौहान जी। आप जिन मुद्दों की बात करो, जिन मसाइलों की बात करो, जिन नियोजन की बात कर रहे हो, पॉलिटिकली जो नहीं जानते वो आपसे आगे निकल गए।
मुन्ना सिंह चौहान देखिए जिसने उस दिन देखिए समझाया। सवाल मैं राजीव आपके सवाल का इस रूप में जवाब दूंगा। ये तो जीवन में हमें सोचने का एक तरीका होता है कि आगे निकलना हम किसे कहते हैं। सांसद विधायक बन जाने यदि आगे निकलना कहते हैं तो निश्चित रूप से मैं फेलियर। लेकिन मैं अपने मित्रों को कई बार कहता हूं कि देश की संसद के अंदर बहुत सारे लोग आए गए, कोई नहीं जानता, लेकिन देश की संसद के अंदर एक नाम आया, राम मनोहर लोहिया। केवल 4 साल तक सांसद रहे, लेकिन 4 साल की अपनी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप के दौरान ही लेफ्ट अ फुटप्रिंट इन इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनके पद चिन्हों को आज भी लोग मिटा नहीं पाए। तो इसलिए केवल आयु, हम उम्र में 90 साल हो जाए हमारी उपलब्धि नहीं हो सकती, हम 50 साल तक सांसद रहे हमारी उपलब्धि नहीं हो सकती। हम सांसद रह करके कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। लोहिया की तरह उत्तराखंड में लोग आपको वो स्थान दे सकते हैं, आपके कंट्रीब्यूशन को मान सकते हैं, लेकिन उससे पलायन को लेकर यदि आप मंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, नीति बना सकते थे। यदि आप सांसद होते तो उत्तराखंड के 24 संसदों पे लड़ सकते थे। वो गैप तो रह गया। बजाय चीजों अगर आपके पास भूमिका होती मंडन में और मियां मट्ठूगिरी में लगाऊं, उसको मैं घुमा करके ये कहूंगा कि उसी लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। इसलिए मेरा पॉलिटिकल क्लास से एक निवेदन है, उत्तराखंड के पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन है कि इसको केवल 5 साल के लिए हम लोग आए और उस 5 साल के लिए अपनी सत्ता की कीलाबंदी करने के लिए हम आए, इस नजरिए को बदली। जब हम सरकार में आते हैं तो हम डे 1 से तय करें कि हर घंटा हर क्षण हमें कंट्रीब्यूट करना है। हम कितने दिन के लिए आए, इस चिंता को छोड़ दीजिए घर में। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, पूरे देश का भी मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं कि हम सरकार में आते हैं, हम 1 साल अभिनंदन में गुजारते हैं, 1 साल हम अभिनंदन में गुजारते हैं, मालाएं पहनने में, फलाने में, बड़े मुश्किल से हम स्टार्ट होते हैं। जैसे सर्दियों में डीजल की गाड़ी स्टार्ट होते हैं, 2 साल काम करते हैं, 2 साल पहले बंद कर देते हैं कि अब चुनाव आने वाले, अब लोकप्रिय कामों में, लोगों को ठगने के कामों में लग जाओ। तो ये जो तमाम सारा है, आप काम करिए, लोग आपको रिपीट करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान एक ऐसा नाम था जो उत्तराखंड बनने के पहले उत्तर प्रदेश में भी बड़ी लड़ाई लड़ा, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद किस स्वार्थ का या किस चीज की इतनी जरूरत पड़ी कि बार बार पार्टी बदलते गए। कई बार ये लगा, निश्चित रूप से ये आरोप मेरे ऊपर चस्पा भी होता और मुझे कई बार लगता है शायद ये आरोप सही भी है। मुझे इस बात को, क्योंकि जैसा कि मेरा एक स्वभाव में हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं जैसा दिखता हूं वैसा हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करता हूं, जैसा करता हूं वैसे बोलता हूं, जैसे रहता हूं वैसे ही दिखता हूं। तो मैं कोई डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड चीजों में जीवन में यकीन नहीं करता। मैं ये कहूं मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं तो मैं झूठ बोलूंगा, झूठ में नहीं बोलूंगा। मेरा भी राजनीतिक स्वार्थ रहा, I wanted to make this thing, I wanted to rise in political field, लेकिन मेरा ये सोचना रहा कि केवल फर्जी तौर पर हम केवल रटी रटाई चीजों को और दिन बिताने के लिए राजनीतिक पार्टियों में रहें और पार्टी के केवल अनुशासन का एक झूठा ढिंडोरा पीटें, उसका मैं पालन नहीं करता। इसलिए मैं आज भी इस बात के लिए मैं अलोकप्रिय भी हूं, इस बात के लिए मुझे लोग जानते भी हैं और इस बात के लिए लोग मुझसे नफरत भी करते हैं। कुछ लोग मुझे दम्मी, कुछ लोग मुझे एरोगेंट कहते हैं, कुछ लोग मुझे इस बात के लिए पहचान करते हैं। और जब तक पॉलिटिकल क्लास में, पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर, पार्टी के लीडर्स के अंदर, विधायकों के अंदर ये ताकत नहीं आएगी कि वो सदन के अंदर खड़े होकर के जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है दूसरी पार्टी के हैं तो अपने मुख्यमंत्री को भी चैलेंज करके कह सके थे नो आई डिसअप्रूव दिस पॉलिसी, ये एंटी पीपल है। जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल है उसको मैं एड्रेस नहीं कर पाएंगे। चौहान जी, आपके नाम पर, आपके इन विचारों के आधार पर पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए, उत्तराखंड के मतदाताओं ने करीब करीब तीसरा मत आपको दिया, करीब करीब तीसरे दल के रूप में आपकी पार्टी थी। किन शर्तों पे, किस आधार पे, किस लालच पे आपने बीजेपी में विलय किया? खुद मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि शायद ये मेरी पॉलिटिकल लालच आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल ग्रेड कह सकते हैं कि मैं उस संघर्ष को बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रख पाया जिसकी दरकार थी। और जैसा मैंने कहा कि मैं जानबूझ के झूठ नहीं बोलता, मुंह से झूठ निकल जाए तो मैं क्लेम नहीं करता कि कभी झूठ नहीं बोला। मुझे ये स्वीकार करने में भी कोई हर्ज नहीं कि मुझे बहुत मलाल है इस बात का कि जिस उद्देश्य को मैंने एक क्षेत्रीय दल बना करके, और क्षेत्रीय दल भी क्या, मैं तो उसको क्षेत्रीय दल भी नहीं कहता था, मैंने तो उसको जनवादी पार्टी कहा था। लेकिन मैं हमेशा जब क्षेत्रीय दल की भी बात होती है उस पर भी मैं अलग राय रखता हूं। मैं उन लोगों से मेल नहीं खाता जो केवल राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन उसके प्रति वो मूल बात नहीं बताई। अटल जी और आप में क्या डील? मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्षेत्रवाद की बात करना मैं संकीर्णता मानता हूं, क्षेत्रीय सरोकारों की पैरवी करना मैं कमिटमेंट मानता हूं।
मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय सरोकारों की पैरवी करने वाले लोगों की जरूरत है, क्षेत्रवाद की बकवास करने वालों की जरूरत नहीं है। क्षेत्रवाद तो एक ओपियम है। बात तो आप भाषावाद, जातवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद किसी पे भी चलिए तो कभी सफल नहीं हो सकता। क्षेत्रीय सरोकारों की आप नेशनल मेनस्ट्रीम में होकर के भी, यदि आप संसद बनकर के भारत की और राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य बनकर के भी दिल्ली के अंदर जाएं और उसके बाद आप कहें साहब उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उत्तराखंड के क्षेत्रीय सरोकार ये, मैं तो उसकी पैरवी करता नहीं, मैं तो राष्ट्रीय दल का सदस्य हूं, इसका मतलब आप बेईमान हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में यहाँ के क्षेत्रीय सरोकारों की मजबूत पैरवी की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हटाना चाह रहे हैं चौहान जी, अटल जी और आप में क्या डील हुई थी? अटल जी आपका शामिल कराना आए थे, जिस बात को लोग नहीं जानते, बाकी तो जानते हैं। निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि देश का इतना महान पार्लियामेंटेरियन, मैं उनको प्रधानमंत्री बाद में कहूंगा, देश का यदि महानतम पार्लियामेंटेरियन में किसी एक का नाम लिया जाए तो अटल जी उसमें शुमार है। और उनके मंच पर, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में उनके मंच पर मुझे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला। लेकिन मैंने कहा वो लालच क्या था? वो लालच क्या था? मैं फिर दोहरा करके कह रहा हूं कि मैं बागी हूं और बगावत करना मेरा पेशा है। इस बात को मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैंने चुनाव पे बात करते हैं, आपको अटल जी लाए, अटल जी और मोदी की तुलना को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप उनको कंपेयर किया जाए। कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है और कोई क्लैश ऑफ पर्सनालिटी भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई सानी है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा देश काल परिस्थिति, आज देश एक घोर निराशा के वातावरण में है। भारत की तो आप बात छोड़िए, दुनिया का जो अपने आप को थानेदार कहता है, दुनिया का सुपर पावर अपने आप को कहता है, यूनिपोलर वर्ल्ड है अमेरिका। अमेरिका में भी जब आर्थिक मंदी का दौर आया, जब अमेरिका के नौजवानों के सामने रोजगार का संकट था, जब वहां की इकोनॉमी क्रैश करने की स्थिति में थी, निराशा का वातावरण था पूरी अमेरिका के अंदर, तो एक नौजवान आया, बराक ओबामा, उसने एक नारा दिया, उसने कहा वी कैन। अमेरिका के लोगों ने उसके नारे को भरोसा किया, अमेरिका उठ खड़ा हुआ। वहां के लोगों ने कहा इस व्यक्ति में हम भरोसा जताते हैं, इसमें कुछ मादाय कर गुजरने का। उसी प्रकार से आज देश के अंदर जो निराशा हताशा का माहौल है, जिस प्रकार से आज किम कर्तव्य विमूढ़, आज जो तमाम सारी तमीक, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो इंस्टीट्यूशन है, मैं मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जो एक संस्था है, प्रधानमंत्री पीएमओ जो एक संस्था है, जिस प्रकार से उसको इरोड किया गया, उसकी अथॉरिटी को इरोड किया गया, डाइल्यूट किया गया, आज जिस तरीके से हताशा, निर्णय और निर्णय की स्थिति देश के अंदर है, उससे कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को उभारना चाहता है। उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी नाम का जो ये व्यक्ति आया है, उनके अंदर उन्हें वो दिखता है, वो ललक दिखती है, वो आग दिखती है कि देश के लिए कुछ कर सकता है। आपके बातों से ये लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जितना बड़ा दिख रहा है उतना नहीं है, कांग्रेस से लोग निराश है, इसलिए मोदी बड़े हो गए आज। नहीं, मोदी के पास मैंने कहा, देखिए छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, कांग्रेस से निराश है ना। आपने अभी जो बात कही, तो कांग्रेस से निराश है इसलिए मोदी बड़े हो गए। मोदी की अपनी पर्सनालिटी उतनी बड़ी नहीं है। के कार्यकाल की विफलताएं और जिस प्रकार से पूरा तमाम सारा हंटर लेकर के, मतलब ले देके कांग्रेस ही आई ना। क्षमा चाहूंगा मैं मीडिया के ऊपर भी टिप्पणी, हंटर लेकर के मीडिया और देश के तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स और सरकारें और पूरी सीबीआई हंटर लेकर के मोदी के पीछे 10 साल तक दौड़ती रही, 12 साल तक चेज करते रहे, विच हंटिंग जिसको बोलते हैं वो करते रहे। लेकिन उस व्यक्ति ने उन तमाम सारे दबावों के आगे झुके बिना, हुए बिना, विचलित हुए बिना, उसके बावजूद भी केवल यदि जवानी जमा खर्च करते तो मैं भी कहता कुछ नहीं है भाई, ये तो खाली जवानी जमा खर्च की बात। लेकिन उन्होंने 12 साल के अंदर, 14 साल के अंदर मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूरे गुजरात को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। तो इसलिए 3 साल पहले मोदी को कोई नहीं जानता था, जानना ना जानना अलग बात है, और 3 साल में मीडिया ने मोदी जी को कहां पहुंचा दिया। मोदी जी के कैरेक्टर को यहीं से भी तो समझिए कि नरेंद्र मोदी का पहला प्रेस इंटरव्यू आज से 15 दिन पहले जारी हुआ, 20 दिन पहले। उन्होंने कभी इंटरव्यू तक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी एक क्षण भी काम करना बंद नहीं किया। और गुजरात का मॉडल ना केवल भारत के लिए, दुनिया के विकसित देशों के लिए भी एक रोल मॉडल बन करके रह गया। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी मुन्ना सिंह चौहान जी से हमारी खास बातचीत जारी रहेगी।